हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण। स्वागत है आप सभी को आज की सेशन में। दोस्तों, आज के क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हम लोग आज उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 2 है। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं हम आज के इस क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? आपके ऑप्शंस हैं कांच, हवा, निर्वात या फिर ए एंड बी दोनों ही। तो दोस्तों याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो दोस्तों, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या फिर वो अभिलंब से दूर भाग जाती है। तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नरम लोहा, इस्पात, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रायः विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की युक्ति कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सौर कुकर, सौर सेल, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे गांव में या फिर हमारे शहरों में हर एक चौराहा पे सोलर लाइट लगी होती है। तो उसमें सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जो कि सोलर प्लेट के थ्रू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर सेल उसे कहते हैं हम। सौर सेल की मदद से सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, घरेलू परिपथ में मुख्यतः किस धारा का उपयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, जड़ दिष्ट धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है जिसे हम एसी करंट भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, जबकि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। दोस्तों, दरअसल इस घटना को हम प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाला धातु कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ब्रोमीन, पारा, ऑक्सीजन या फिर सोडियम। तो दोस्तों याद रखेंगे, पारा या फिर इसे मरकरी भी कहते हैं, ये हमेशा ही कमरा ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी, पारा या फिर मरकरी, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके ऑप्शंस है CaCO3, Na2CO3, MgOH2, NaHCO3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने की सोडा का ये रासायनिक सूत्र है, याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड अम्लीय है? आपके ऑप्शंस हैं SO2, CaO, MgO या फिर CuO। तो याद रखेंगे,
धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जबकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर ये सभी धातु हैं। तो इसके जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय हो जाएंगे जबकि सल्फर एक अधातु है। तो सल्फर के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अमलगम है। तो ऑप्शन है आपकी CuSN, CuZN, PbSN या फिर NaHg। तो सबसे पहले बता दूं कि अमलगम कैसे बनता है। जब किसी धातु को मरकरी या फिर जिसे हम पारा कहते हैं उसके साथ मिलाया जाता है तो अमलगम बनाया जाता है। पारा का जो सूत्र होता है या फिर संकेत होता है Hg कहते हैं उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी में NaHg, यानी कि सोडियम को जब हम पारा के साथ मिलाएंगे तो अमलगम तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी NaHg। अगला प्रश्न है रक्त में हल्का पीला रंग का एक चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे रक्त में जो हल्का चिपचिपा पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मा नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए प्लाज्मा। अगला प्रश्न है सिलिकॉन निम्नलिखित में से क्या है। आपके ऑप्शंस हैं उपधातु, अधातु, धातु या फिर सभी। तो दोस्तों सिलिकॉन का फॉर्मूला यानी कि संकेत होता है Si और इसका परमाणु संख्या 14 होता है और सिलिकॉन एक उपधातु है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सिलिकॉन एक उपधातु है। अगला प्रश्न है टाइलिन एंजाइम किस ग्रंथि से निकलता है। आपके ऑप्शंस हैं पीयूष ग्रंथि से, बड़ी आंत से, छोटी आंत से या फिर लाड़ ग्रंथि से। तो दोस्तों याद रखेंगे टाइलिन एंजाइम जो कि लाड़ ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन डी लाड़ ग्रंथि से। अगला प्रश्न है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पित्तरस, आंत्ररस, जठर रस में या फिर अग्नाशय रस में। तो दोस्तों याद रखेंगे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है। ऑप्शन डी अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है आहार नाल का कौन सा भाग से एंजाइम नहीं निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है मुंह, ग्रासनी, अग्नाशय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मुंह में जो है लाड़ ग्रंथि पाया जाता है जिससे कि टाइलिन नामक एंजाइम निकलती है और अग्नाशय से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलती है, जबकि ग्रासनी से कोई एंजाइम नहीं निकलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रासनी आहार नाल का वो भाग है जिससे कि कोई एंजाइम नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है। आपके ऑप्शंस हैं O, O2, O4 या फिर O3। तो याद रखेंगे ओजोन का रासायनिक सूत्र है O3। O3 ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। तो सबसे पहले बता दूं कि दूरदृष्टि दोष क्या होता है। तो जब किसी व्यक्ति को दूर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जबकि निकट रखी वस्तु को देखने में उसे कठिनाई होती है तो उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा होता है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस लगा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस। सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है। आपके ऑप्शंस हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मनुष्य के आंखों में उत्तल लेंस लगा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तल लेंस जो कि मनुष्य के आंखों में लगा होता है। अगला प्रश्न है आंखों में प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। आपके ऑप्शंस हैं पुतली, पलक, रेटिना या फिर प्यूपिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी रेटिना पर आंखों में प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी रेटिना। अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 5, 7, 9 या फिर 8। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रिज्म से होकर जो प्रकाश गुजर रही है तो ये 7 भागों में विभक्त हो जा रहा है। तो श्वेत प्रकाश में ये 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं।
अगला प्रश्न है, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं कूलम्ब, एम्पियर, न्यूटन या फिर पास्कल। तो याद रखेंगे, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी न्यूटन। वहीं कूलाम्ब जो है चार्ज यानी कि आवेश का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है और पास्कल दाब का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? आपके ऑप्शन हैं एल्युमिनियम, लोहा, तांबा या फिर रबर। तो सबसे पहले जान लें कि विद्युत का कुचालक का क्या अर्थ है। वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा पास नहीं करेगी उसे हम विद्युत का कुचालक कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम, लोहा, तांबा ये सभी विद्युत का चालक है, इससे होकर विद्युत धारा आसानी से पास कर जाएगी, जबकि रबर एक विद्युत का कुचालक है, रबर से होकर विद्युत धारा पास नहीं कर सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रबर, जो कि एक विद्युत का कुचालक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं लिवर या फिर यकृत, अग्नाशय, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि। तो याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर या फिर यकृत। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए लिवर या फिर जिसे हम यकृत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं राइज ब्लड सेल्स, रोड ब्लड सेल्स, राइट ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल्स। ये आरबीसी का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? आपके ऑप्शंस हैं विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा या फिर जीवाणु द्वारा। तो याद रखेंगे, एड्स जो है HIV नामक विषाणु द्वारा होता है। ऑप्शन ए विषाणु द्वारा एड्स होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की है? आपके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट जैनर, हरिगोविंद खुराना, रॉबर्ट ब्राउन या फिर रॉबर्ट हुक ने। तो याद रखेंगे, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई है। ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। अगला प्रश्न है, सर्दियों में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं काला कपड़ा, लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा या फिर सभी। तो आप याद रखेंगे कि काला कपड़ा जो होता है, काला रंग, वो ऊष्मा का अवशोषक होता है, जबकि सफ़ेद रंग ऊष्मा का प्रवर्तक होता है। तो अगर हम सर्दियों में काला कपड़ा पहनते हैं तो ऊष्मा का अवशोषण करेगा, जिससे कि अधिक गर्मी मिलेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सर्दियों में हमें काला कपड़ा पहनना चाहिए, वहीं जबकि गर्मियों में सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? आपके ऑप्शंस हैं निर्वात में, ठोस में, द्रव में या फिर गैस में। तो याद रखेंगे, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस माध्यम में होती है और सबसे कम नहीं के बराबर निर्वात माध्यम में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ठोस में सर्वाधिक गति होती है ध्वनि की। अगला प्रश्न है, किसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मैग्नीशियम, सोडियम, तांबा या फिर एल्युमिनियम। तो ये प्रश्न है आप लोगों के लिए। अगर आपको पता है कि किसी किरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, ये थे साइंस की प्रैक्टिस सेट 2। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर जरूर देखें। तो आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो। जल्द ही मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।